हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग, जिसको हम हमीरपुर बोर्ड बोलते हैं, या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियोज ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर जियोग्राफी क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तडोबा नेशनल पार्क, नोन फॉर शेल्टरिंग टाइगर, पैंथर एंड बियर, इज लोकेटेड इन। तो बाघ, तेंदुआ और भालू को आश्रय देने के लिए प्रसिद्ध तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये हम बहुत बार जो है तो पढ़ते रहते हैं। तो ये कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में, चंद्रपुर महाराष्ट्र। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर किसकी बात आई है? तो यहाँ पर बात आई है नेशनल पार्क की। तो प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंट में इंडिया में टोटल नेशनल पार्क अभी तक कितने हैं? तो वो है 106। ये आपको प्रेजेंट का ध्यान में रखना है। तो प्रेजेंट में इंडिया में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? तो वो है 106। अच्छा, लेटेस्ट कौन सा है? क्योंकि लेटेस्ट ही आपसे बहुत बार जो है तो पूछा जाता है। तो लेटेस्ट है रायमोना नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है? तो ये पड़ता है असम स्टेट में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, हिमाचल की बात करते हैं। तो हिमाचल में टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? तो वो हैं 5। और इन पांचों के बारे में मैं आपको बहुत बार जो है तो बताता रहता हूँ, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, इंद्रकिला नेशनल पार्क हो गया, और खीर गंगा नेशनल पार्क। ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? तो ये है कुल्लू जिले में। इसके अलावा एक तो है पिन वैली नेशनल पार्क और एक है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क हमारे हिमाचल प्रदेश में है। ये भी आपको पता होने चाहिए। इनसे कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क हिमाचल का कौन सा है? तो वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू जिले में है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, जो कि सिरमौर जिले में है। अब यहाँ से भी 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे कि ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपसे नेशनल पार्क पूछेंगे, तो जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क होगा और सबसे छोटा नेशनल पार्क होगा, उसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट आपको ध्यान में रखनी है कि वह स्थापित कब हुआ था। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसको स्थापित किया गया था 1984 में। और इसी से संबंधित एक और पॉइंट यहाँ पर बनता है कि कब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो वो कब किया गया था? 2014 में किया गया था। ये दोनों डेट्स आपके हमीरपुर बोर्ड में बहुत बार जो है तो पूछी गई हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। सबसे छोटा नेशनल पार्क मैंने आपको हिमाचल का बताया, तो वो है सिंबलवाड़ा, जो कि सिरमौर जिले का है। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। ये है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर बात आई थी टाइगर की, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो देखो, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1 अप्रैल, देखो पूरी की पूरी डेट आपको ध्यान में रखनी है। 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है कि जब प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था, उस समय हमारे पीएम कौन थे? तो वो थी इंदिरा गांधी। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जब इस प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था, यानी कि 1973 में इसको स्थापित किया गया, तो इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनाए गए थे? इस प्रोजेक्ट के पहले डायरेक्टर कौन बनाए गए थे? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। सेंटर लेवल के एग्जाम में यह क्वेश्चन बनता है। तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग में ये क्वेश्चन जो है तो बन सकता है। तो जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 को, तो इसके पहले डायरेक्टर कौन बनाए गए थे? तो वो बनाए गए थे कैलाश सांखला। किनको बनाया गया था? कैलाश सांखला को बनाया गया था। और एक क्वेश्चन जो है तो कैलाश सांखला से बनता है। अच्छा, हम किनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है तो हम कैलाश सांखला को ही बोलते हैं। तो ये भी आपको पता चल गया। तो जब भी आपसे पूछेंगे टाइगर मैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है, तो वह कैलाश सांखला को ही बोला जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू हुआ था, तो इसके पहले डायरेक्टर हमने किनको बनाया था? कैलाश सांखला जी को ही बनाया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम यहाँ से बन सकते थे, वो मैंने आपको बता दिए। ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन इज रिसीव बाय द अर्थ सरफेस?
तो पृथ्वी के सतह पर सूर्य तपन का कितना प्रतिशत जो है तो प्राप्त होता है? अब ये देखो बिल्कुल हमीरपुर बोर्ड का क्वेश्चन है, हमीरपुर बोर्ड से ही मैंने यह क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के सतह पर सूर्य तपन का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? और जब भी ये क्वेश्चन आता है, जो प्रीवियस हमने ज्योग्राफी की वीडियोज़ डिस्कस की हुई हैं, तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में इस क्वेश्चन को करवाया करवाया है। तो आज भी मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में ही आपको करवा देता हूँ। मान के चलो ये है हमारा सूर्य, ये है हमारा सूर्य और ये है हमारी पृथ्वी और ये है पृथ्वी का बाहर का वायुमंडल। मैंने आपको क्या क्या बताया? ये है सूर्य, ये है हमारी पृथ्वी और ये है पृथ्वी का बाहर का वायुमंडल। अब होता क्या है, ये जो सन है, सूर्य से जो है तो पूरी 100% जो है तो इंसोलेशन आती है पृथ्वी पर, 100% इंसोलेशन पृथ्वी पर आती है। बट ये जो हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है, ये सन से आने वाली ये जो इंसोलेशन है, इसकी कुछ मात्रा को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब कितनी मात्रा को यह रिफ्लेक्ट करता है? तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दी इसने 35%। तो 100% जो है तो सूर्य से आई, पृथ्वी का जो बाहर का वायुमंडल है, वायुमंडल ने कुछ एक मात्रा को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिया, तो वो कर दिया 35% को। तो बची कितनी? तो 100 में से अगर आप 35 माइनस करोगे, तो वो बच गई 65%। तो 65% ये आती है अंदर और जब अंदर आने लगती है, तो आप सभी को पता है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बाहर भी कुछ एक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और कुछ क्लाउड्स होते हैं। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और ये जो कुछ एक क्लाउड्स होते हैं, ये भी इस इंसोलेशन की कुछ एक मात्रा को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो ये कितनी मात्रा को रिफ्लेक्ट करते हैं? तो ये 14% को जो है तो रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो 65 अंदर आई थी बट 14% यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई। तो 65 में से अगर आप 14 माइनस करोगे तो बचेगा कितना? तो वो बचेगा 51 यानी कि 51%। और यही 51% हमारे पृथ्वी पर आती है, जो कि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि पृथ्वी के सतह पर सूर्य तपन का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? तो वो होती है 51%, जो कि मैंने आपको अभी जो है तो बिल्कुल डिटेल में इस क्वेश्चन को करवा दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बार-बार क्यों बोलता हूँ कि हमारी प्रीवियस जो जियोग्राफी की हमने वीडियोज़ डिस्कस की हुई हैं, टोटल 34 वीडियोज़ हमने डिस्कस की हुई हैं, तो वहाँ पर मैंने बिल्कुल डिटेल में इन क्वेश्चंस को करवाया हुआ है। हमीरपुर बोर्ड में जो भी जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनसे संबंधित टोटल जो है तो हमने 34 वीडियोज़ जो है तो डिस्कस की हुई हैं। वहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में करवाया हुआ है। अब इससे होगा क्या? आपको देखो ये 34 वीडियोज़ देखनी है। अगर 34 वीडियोज़ आप नहीं देख पाओगे, तो लास्ट की 20 या फिर 25 वीडियोज़ आपको ज़रूर से चेकआउट करनी है। जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम्स नज़दीक में आ रहे हैं, उन बच्चों को ये वीडियोज़ ज़रूर से चेकआउट करनी है। इससे होगा क्या? इससे एक तो आपको यही पता चलेगा कि हमीरपुर बोर्ड पहले किस तरह से क्वेश्चन्स को पूछता था। लेवल देखो आपको देखना है कि लेवल किस तरह से वह सेट करते थे। तो वो आपको चेकआउट एक बार ज़रूर करना है। आप अपनी सिलेक्शन जो है तो किस प्रकार जो है तो ले सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। और इससे होगा क्या? आप बार-बार इन चीज़ों को देखोगे, तो आपको ऑटोमैटिकली वो क्वेश्चन्स और उनके आंसर जो है तो याद हो जाएँगे। और ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में करवा रहा हूँ, ये मैंने पहले ही वहाँ पर करवाए हुए हैं। तो इससे आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि हमीरपुर बोर्ड पहले किस तरह से क्वेश्चन्स पूछता था, हम किस तरह से जो है तो यहाँ पर आंसर्स को पुट आउट यहाँ पर कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। इन वीडियोज़ का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में भी दे दूँगा, तो वहाँ पर जाकर के भी आप उन वीडियोज़ को चेकआउट ज़रूर कर सकेंगे। बाकी यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की राइट ऑप्शन की, तो वो हो जाएगा 51%, वो मैंने आपको बता दिया। सन की यहाँ पे बात आई है, तो सन से भी कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप सभी को पता है टीजीटी कमीशन आने वाला है, जेबीटी कमीशन की भी नोटिफिकेशन जल्द ही निकल जाएगी। तो सन से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस। अगर कोई बच्चा कमीशन की तैयारी कर रहा है, तो उनको तो ये क्वेश्चंस आने ही आने चाहिए। जैसे कि एक बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, ये जो सूर्य है, इसकी एज कितनी होती है? तो इसकी एज कितनी है? तो वो है 5 बिलियन वर्ष, ये इसकी एज है। दूसरा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन-सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन-सा हो जाएगा? तो वो ऑब्वियसली सूर्य ही हो जाएगा। और ये जो सूर्य होता है, देखो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर बताता हूँ, ये जो सूर्य होता है, यह जो है तो गैसों का एक गोला होता है। अब यह गैसों का गोला होता है, तो इसमें कौन-कौन सी गैसेज़ पाई जाती हैं? तो 2 महत्वपूर्ण गैसेज़ हैं, एक तो है हाइड्रोजन और एक है हीलियम और कुछ अन्य गैसेज़ हैं, अदर गैसेज़ होती हैं, अदर एलिमेंट्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने नहीं है, बट आपको हाइड्रोजन और हीलियम का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे किस तरह से क्वेश्चन से पूछता है, मैंने आपको अभी बताया, सूर्य जो है तो गैसों का गोला होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य में हाइड्रोजन का हाइड्रोजन की कितने प्रतिशत की मात्रा होती है? तो 71% जो है तो हाइड्रोजन की मात्रा होती है सूर्य में, ये आपको पता चल गया। और हीलियम की मात्रा कितनी होती है? हीलियम आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो वो होती है 26.5%, ये भी आपको पता चल गया। और जो अन्य गैसेज़ होती हैं, जो अन्य एलिमेंट्स होते हैं, उनका प्रतिशत कितना होता है? तो उनका प्रतिशत होता है 2.5%। अब मैंने आपको 3 पॉइंट यहाँ पर बता दिए,
सूर्य जो है तो गैसों का गोला होता है, तो सूर्य में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? 71%। बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्य में हीलियम का कितना प्रतिशत होता है? तो वो होता है 26.5%। और सूर्य में जो अन्य गैसेज़ होती हैं, अन्य एलिमेंट्स होते हैं, उनका प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है 2.5%। ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। 2 पॉइंट मैं आपको और बताऊँगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन आपके हमिरपुर बोर्ड में ही बहुत बार पूछा गया है, तो वो होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूज़न, जिसको हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, जिसको हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं। एक बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? कुछ एक बच्चे कमीशन की तैयारी तो कर रहे होते हैं, बट उनको यही क्वेश्चन नहीं आएगा, यही बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको क्या बोलता हूँ, आपको बेसिक क्वेश्चंस जो है तो पहले पढ़ने हैं। यही वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी 1 या फिर 2 नंबर से सिलेक्शन को पीछे कर देते हैं। या तो कुछ बच्चों की सिलेक्शन को पीछे कर देते हैं या कुछ एक बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं। तो सिलेक्शन कौन ले जाते हैं? जिनको ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको क्या पूछा? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? तो वो लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर एक बच्चे को पता होने ही होने चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर जाकर भी फॉलो ज़रूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक देखो कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी, तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपातानीज आर द ट्राइब फाउंड इन। तो अपातानी जनजातियां किन स्थानों पर पाई जाती हैं? तो सिंपल आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो अपातानी जनजाति है, ये कहाँ पर पाई जाती है? क्या यह हिमाचल में पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आप इसको मान के चलो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो अपातानी जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। कई बार आपसे पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की ज़ीरो वैली, जिसको हम ज़ीरो घाटी बोलते हैं, वहाँ पर हमें कौन-सी जनजाति देखने को मिलती है? तो वो हमें अपातानी जनजाति ही देखने को मिलती है। इस तरह से भी एग्ज़ामिनर घुमा कर के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पे बात आई है, तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ और भी जनजातियाँ हैं, जैसे कि मिशमी जनजाति हो गई, वांचो जनजाति हो गई, मोनप्पा जनजाति हो गई। तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा जो कि आपके हमीरपुर बोर्ड में ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपसे पूछा गया है, बुशमैन जनजाति, बुशमैन ट्राइब ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में, और ये एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड में ही पूछा गया है। एक और क्वेश्चन, रेड इंडियन, तो नाम सुन कर के, नाम देख कर के आप ऐसा ना नहीं करना कि कहीं इंडिया टिक करके आ गए। तो रेड इंडियंस ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है यूएसए और कनाडा में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह सेंटलीज जनजाति हो गई और शैम्पेन जनजाति हो गई, तो ये हमारे भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप में पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, 2 इम्पोर्टेंट जनजाति मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। एक तो है डोंगरिया कोंध, मैंने आपको क्या बताया? डोंगरिया कोंध, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो यह ओडिशा में पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओडिशा की नियामगिरी हिल्स में यह जनजाति पाई जाती है। उसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊँ, तो कोरकू जनजाति, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन जो है तो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। तो कोरकू जनजाति जो है तो मध्य प्रदेश में पाई गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी हिमाचल का तो आप सभी को पता ही है। हिमाचल में कुछ एक जनजातियाँ पाई जाती है, जैसे कि किन्नर जनजाति, गुज्जर जनजाति हो गई, लाहौली जनजाति, गद्दी जनजाति, स्वांगला हो गए, पंगवाल हो गए, खम्पा, नाग, ये तो हम हर बार डिस्कस करते ही करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात आई स्वांगला की, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूँगा, स्वांगला जनजाति कौन से जिले में पाई जाती है? वो आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। अच्छा, जिला तो सभी को ही पता होगा कि यह लाहौल स्पीति में पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ, ये जो स्वांगला जनजाति है, यह लाहौल स्पीति की कौन-सी वैली में यह पाई जाती है? वो देखो आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना है, ये मैं आपको बहुत बार जो है तो बताता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, द अर्थ इज एट द लिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन। तो सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी किस तारीख को होती है? और इसी निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसी निकटतम दूरी को जो है तो पेरिहेलियन कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सूर्य से पृथ्वी की जो निकटतम दूरी है, तो वो कौन सी तारीख को होती है? तो वो होती है 3 जनवरी की तारीख। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हमने देखी सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी।
कई बार आपसे सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी भी पूछ लेते हैं और अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो उसको जो है तो एपहेलियन भी बोला जाता है। तो 2 फैक्ट मैं देखो आपको बता रहा हूँ। जब भी आपसे पूछेंगे सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी, तो उसको बोलते हैं पेरिहेलियन, और जब भी आपसे पूछेंगे सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी यानी कि सर्वाधिक दूरी, तो उसको बोला जाता है एपहेलियन। तो एपहेलियन ये कब होता है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो होती है 4 जुलाई की तारीख। ये आपको ध्यान में रखना है। इन वाली डेट्स में और इन वर्ड्स में आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ये आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ और भी फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। 2-2 फैक्ट हम लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है विंटर सोल्स्टिस, और फिर आपसे पूछा जाता है समर सोल्स्टिस। अब ये जो विंटर सोल्स्टिस है, इसी को शीतकालीन अयनांत बोला जाता है। और ये होता कब है? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है 22 दिसंबर की तारीख को। ये डेट्स देखो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और ये जो समर सोल्स्टिस है, यानी कि ग्रीष्मकालीन अयनांत है, ये कब होता है? तो ये होता है 21 जून की तारीख को। तो ये भी आपको पता चल गया। तो 2 फैक्ट हमने यहाँ पर पीछे ही देख लिए, 2 फैक्ट हमने अभी देख लिए, विंटर और समर सोल्स्टिस। 2 फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ, जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है। एक तो देखो आपसे पूछा जाता है वसंत विषुव, और एक आपसे पूछा जाता है शरद विषुव। अब ये जो वसंत विषुव है, इसी को वर्नल या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोला जाता है, और ये कौन-सी तारीख को होता है? और ये होता है 21 मार्च की तारीख को। और ये जो शरद विषुव है, इसी को ऑटम इक्विनॉक्स बोला जाता है, और ये कब होता है? तो ये होता है 23 सितंबर की तारीख को। ये सारी की सारी डेट्स जो भी मैंने आपको अभी बताई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बनेंगे ही बनेंगे। ये कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर एक बच्चे को पता नहीं होते। ये मैंने आपको बता दिया, वसंत विषुव मैंने आपको बता दिया, शरद विषुव हो गया, विंटर सोल्स्टिस हो गया, समर सोल्स्टिस हो गया। हमने आपको एपहेलियन बता दिया, पेरिहेलियन बता दिया। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन द, तो जेट स्ट्रीम कहाँ पर पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यह आपके हमीरपुर बोर्ड में ही क्वेश्चन पूछा गया है, और वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो जेट स्ट्रीम कहाँ पर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ट्रोपोस्फियर में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़े दिन पहले ही हमने जियोग्राफी की क्लास डिस्कस की हुई थी, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स, टोटल एटमॉस्फेरिक लेयर्स कितनी होती हैं? तो वो होती हैं 5। अब वो 5 कौन-कौन सी होती हैं और उनसे कौन-कौन से इफ़ेक्ट बनते हैं, वो सारा का सारा मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। मान के चलो ये है हमारी अर्थ, तो अर्थ के सबसे ऊपर सबसे पहले कौन-सी परत आती है? तो वो आती है ट्रोपोस्फियर, जिसको हम क्षोभमंडल बोलते हैं। तो यहाँ से क्या-क्या क्वेश्चंस बनते हैं? तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडलीय घटनाएँ कहाँ पर होती हैं? तो वो होती हैं ट्रोपोस्फियर में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाली परत कौन-सी है? तो वो भी ट्रोपोस्फियर ही है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमें कौन-सी परत में देखने को मिलता है? तो वो भी हमें ट्रोपोस्फियर में ही देखने को मिलता है। इसके ऊपर कौन-सी आती है? तो इसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं। तो यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओज़ोन लेयर कौन-सी परत में पाई जाती है? तो वह इसी स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। और ओज़ोन लेयर करती क्या है? तो यह पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेज़ को आने से रोकती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं, तो वह कौन-सी लेयर में उड़ते हैं? तो वो भी इसी समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, इसी लेयर में उड़ते हैं, तो ये भी आपको पता चल गया। इसके बाद कौन-सी परत आती है? तो इसके बाद आती है मेसोस्फियर, इसको हम जो है तो मध्य मंडल बोलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये करती क्या है? तो जो उल्का पिंड होते हैं, तो उल्का पिंड को धरती पर आने से पहले ही नष्ट करने वाली परत कौन-सी है? तो वो है मेसोस्फियर यानी कि मध्य मंडल। अच्छा, इसके ऊपर कौन-सी परत आती है? तो इसके ऊपर आती है आयनोस्फियर, जिसको हम आयन मंडल बोलते हैं या फिर थर्मोस्फियर बोलते हैं। तो आयन मंडल हो गया, थर्मोस्फियर हो गया या फिर आयनोस्फियर हो गया। तो ये परत होती है। अब ये क्या करती है? तो जब भी आपसे पूछते हैं कि सैटेलाइट्स वगैरह को हम कहाँ पर छोड़ते हैं, कौन-सी परत में छोड़ते हैं? तो वो यही परत है, यानी कि आयन मंडल यानी कि आयनोस्फियर की ही परत है। और इसके बाहर, सबसे बाहर कौन-सी है? तो वो है एक्सोस्फियर, जिसको हम बाह्य मंडल बोलते हैं। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था? टोटल एटमॉस्फेरिक लेयर्स कितनी हैं? तो वो हैं 5। वो पाँचों की पाँचों मैंने आपको अभी यहाँ पर बता दी। इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे जाते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये सारे के सारे फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द गैस इज़ नॉट नोन एज़ ग्रीन हाउस गैस? तो कौन-सी गैस ग्रीन हाउस गैस के नाम से नहीं जानी जाती? अब यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस की बात आई है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको क्या बताया कि जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है, तो वह कौन-सी परत में पाया जाता है, कौन-सी लेयर में पाया जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया था, तो वह ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में पाई जाती है।
तो ये भी आपको फैक्ट यहाँ पर पता चल गया। ग्रीन हाउस गैसेज़ की यहाँ पे बात आई है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन-सी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नहीं हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं मीथेन, क्या यह एक ग्रीन हाउस गैस है? बिल्कुल, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड भी यह एक ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। बट ये जो हाइड्रोजन है, यह जो है तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ग्रीन हाउस गैसेज़ कौन-कौन सी हैं और कौन-कौन सी नहीं हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, आपने बिल्कुल ध्यान से उनको सुनना है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में कौन-कौन सी गैसेज़ शामिल होती हैं? तो एक तो आपको ध्यान में रखना है नाइट्रोजन, यह ग्रीन हाउस गैस होती है। उसी की तरह आपको पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओज़ोन होती है, मीथेन भी देखो आपको पता चल गया। मीथेन के अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी एक जो है तो ग्रीन हाउस गैस का एक एग्ज़ाम्पल है। उसी की तरह नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस का एग्ज़ाम्पल है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो आपको ध्यान में रखनी है, जहाँ पर बच्चे जो है तो कन्फ्यूज़ होते हैं, तो वो होते हैं वाटर वेपर में। क्या वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है या फिर नहीं है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वाटर वेपर होती है, बिल्कुल यह एक ग्रीन हाउस गैस का प्रकार होती है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस ही है। अच्छा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है? वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सारी की सारी गैसेज़ मैंने आपको अभी बताई जो कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में आती हैं। तो ये जो सारी की सारी गैसेज़ होती हैं, यह क्या करती हैं? यह वायुमंडल के चारों ओर एक घेरा बना देती हैं और जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसको बाहर नहीं जाने देती। इससे होता क्या है? इससे पृथ्वी पर जो टेम्परेचर होता है, वो बढ़ता ही रहता है। तो इसी टेम्परेचर का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है तो कहलाता है। तो ये भी मैंने आपको फैक्ट यहाँ पर बता दिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके कोई भाई-बहन या फिर दोस्त गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, तो उनके पास भी हमारी वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज़ अप्रॉक्सिमेटली, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग कितना होता है? आपसे अप्रॉक्सिमेट यहाँ पर पूछा गया है, लगभग आपसे पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन एग्ज़ैक्ट हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है, वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो एक ट्रिक मैं आपको बहुत बार बताता हूँ कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसेज़ कौन-कौन सी हैं, उनका क्रम मैं देखो आपको बहुत बार बताता हूँ एक ट्रिक में के माध्यम से। तो एक ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसेज़ का क्रम क्या है? तो ये ट्रिक है नो एसी। तो नो एसी से आपके सारे के सारे फैक्ट पता चल जाएँगे। जैसे कि एन से बनती है नाइट्रोजन, तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा गैस कौन-सी है? तो वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना पाई जाती है? 78.8% पाई जाती है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद है ऑक्सीजन, जो कि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछी गई है। तो ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 20.95%, ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद आती है आर्गन, तो आर्गन वायुमंडल में कितना पाई जाती है? 0.933%, ये भी आपको पता चल गया। और सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड यह वायुमंडल में 0.036% जो है तो पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको एक यहाँ पर ट्रिक बताई, नो एसी वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसेज़ का क्रम, ये आपको यहाँ पर पता चल गया। नो एसी से आपके सारे के सारे फैक्ट पता चल गए। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, आर्गन हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। इस क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ो। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वो कितना है? तो वो है 20%। अप्रॉक्सिमेट आपसे पूछा गया था, तो वो कितना हो जाएगा? 20%। बाकी हमने देख लिया कि ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 20.95%। ये आपको पता चल गया। तो ये फैक्ट है, देखो आपको ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आपको बार-बार इनको रिवाइज़ करना ही करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हिच वेजिटेशन इज़ एसोसिएटेड विद अर्जेंटीना, तो कौन-सी वनस्पति अर्जेंटीना से संबंधित है? तो यहाँ पर आपसे सिंपल पूछा गया है कि कौन से घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं? तो वह कौन से पाए जाते हैं? ऑब्वियसली पंपास घास के मैदान, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ घास के मैदान हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो आपसे देखो पूछा जाता है। एक आपसे पूछा जाता है डाउन्स घास के मैदान, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपिस घास के मैदान, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं यूरोप में। सिंपल आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपसे पूछेंगे यूक्रेन, यूक्रेन में कौन से घास पाए जाते हैं या फिर यूरोप में कौन से घास पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं स्टेपिस घास के मैदान। उसके बाद आपसे पूछा जाता है सवाना, तो सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नॉर्थ अफ्रीका में। कहाँ पर? नॉर्थ अफ्रीका यानी कि उत्तरी अफ्रीका में। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है वेल्ड घास के मैदान, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में। तो नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में कौन-कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं, वो भी आपको पता चल गया।
प्रेरीज घास के मैदान ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। जबकि लानोज घास के मैदान ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इस तरह से भी आपको देखो कन्फ्यूज़ किया जाता है। ये तो आपको पता है कि लानोज घास के मैदान ये पाए जाते हैं वेनेजुएला में। बट एग्ज़ामिनर कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि साउथ अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो वो आपको ध्यान में रखना है, तो वो लानोज घास के मैदान ही है। इस तरह से भी आपको देखो हर एक चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूँगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पुस्ताज घास के मैदान ये कहाँ पर पाए जाते हैं? वो देखो आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना है। बाकी जो हमने प्रीवियस ज्योग्राफी की 34 वीडियोज़ डिस्कस की हुई थी, वो आप अभी जो है तो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो गाइज़, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।